जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फोटो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज पढ़ते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। यानी कि इससे पहले हमने औरंगजेब के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे जो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्या क्या घटनाएं वहां पे घटी थी, सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लगभग 1707 के बाद का सारा हम, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। 1707 से लेकर 1857 तक की जो जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर सकते हो। वहां पे सारी की सारी मेडिवल हिस्ट्री और उससे पहले एंशियंट हिस्ट्री हमने करवा रखी है। किसी भी लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हिस्ट्री की। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से शासक हुए थे 1707 के बाद। ये सारे शासक हुए थे 1707 के बाद, जो लिस्ट आपके सामने है। देखिए, इसको दो तीन बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, और जिनके बारे में हमें ज्यादा जानना है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इनको याद करते हैं। सबसे पहले 1707 में आए थे मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाने जाते थे। मुअज्जम 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया था। बिल्कुल डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इनको शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था। क्यों जानते थे इनको शाहे बेखबर के नाम से, वो हम आगे देखेंगे। मुअज्जम के बाद आए जहांदार शाह और फिर आए फरखुशियर। पहले इन तीनों को याद कीजिए, मुअज्जम, जहांदार शाह और फरखुशियर। पहले तीन आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बाद जो दो हैं, चौथे और पांचवें, उन दोनों के नाम के अंदर आता है रफी, रफी उद्दरजात और रफी उद्दौला। उसके बाद आए थे मोहम्मद शाह। इसके बारे में आप जानते होंगे, जिनको रंगीला बादशाह बोला जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद अहमद शाह। इन दोनों के नाम के अंदर शाह आता है, जो छठे और सातवें नंबर पे आते हैं। इन दोनों के नाम के अंदर शाह आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। उसके बाद जो दो आते हैं शासक, इन दोनों के नाम में आपको आलम नजर आएगा। पहले आलमगीर द्वितीय आए थे, उसके बाद शाह आलम आए थे। पहले आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम। जिसके नाम के अंदर पहले आलम आता है वो पहले आए थे। ठीक है। लास्ट के दो शासक अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस लिस्ट को आप दो तीन बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। पहले मुअज्जम, जहांदार शाह, फरखुशियर। फिर दो शासक आए, इनके बारे में ज्यादा याद भी नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा। रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। फिर एक शासक आते हैं अहमद शाह। और उसके बाद दो शासक आते हैं जिनके नाम के अंदर आलम नजर आएगा, आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय। फिर अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी इनको जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले 1707 से 1857 तक की सारी कहानी हम डिस्कस करेंगे। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल प्रारंभ होता है। और 1857 में जब बहादुर शाह जफर, 1857 की क्रांति जो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध हुई थी, उसमें इसे हार का सामना करना पड़ता है। किसे? बहादुर शाह जफर को। और भी दो तीन शासक होते हैं, वो हम जब डिटेल में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इसकी हार के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे रंगून भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ पड़ता? म्यांमार के अंदर। तो म्यांमार कैद में इनको भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी 1707 से 1857 तक के समय को क्या कहा गया? उत्तर मुगल काल इसको बोला गया। ठीक है, मुगलों का पतन होना स्टार्ट हो गया था तब। तो 1707 में कौन आए थे सबसे पहले? सबसे पहले आए थे मुअज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे थे। 1707 से 12 तक 5 साल इन्होंने शासन किया था। तो औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 पुत्रों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद मुअज्जम जो थे, वो आजम और कामबख्श, इन तीनों के अंदर मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है कि कौन गद्दी पर बैठेगा। औरंगजेब ने अपने तीनों पुत्रों में वसीयत के माध्यम से विभाजन का निर्णय लिया था। परंतु जैसा कि मुगलों में राजा बनने के लिए आपस में युद्ध की जो प्रथा थी उत्तराधिकार के युद्ध होते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और मुअज्जम अपने दोनों भाइयों को पराजित करके राजा बन जाता है और वह बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसने अपने पिता औरंगजेब के विपरीत सहिष्णुता की नीति अपनाई। मतलब ये ज्यादा कट्टर नहीं था मुसलमानों, मतलब कट्टर मुस्लिम नहीं था ये हिंदुओं का भी साथ इसने दिया थोड़ा सा। और जैसे भारतीय शासकों के साथ, जैसे मराठा, सिख, राजपूतों के साथ एक मिली जुली नीति इसने
अपनाई थी। तो सहिष्णुता की नीति का इसने परिचय दिया था। इसने संभाजी के पुत्र साहू को भी मुगलों की कैद से आजाद करवाया था। आगे देखते हैं इतिहासकार खफी खान के अनुसार बादशाह राजकीय कार्य में इतना लापरवाह था कि लोग उसे शाह ए बेखबर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये राजकीय कार्यों को ज्यादा मतलब सीरियस नहीं लेता था, बस अपने अंदर ही मगन थोड़ा रहता था, इसलिए इसको शाह ए बेखबर की उपाधि दी थी। किसने? खफी खान ने इसको शाह ए बेखबर बोला था। इसके बाद 1712 में इसका पुत्र जहांदार शाह अगला शासक बनता है। तो 1707 से 1712 तक रहे मुअज्जम। इसके बाद इनका पुत्र आता है जिसका नाम था जहांदार शाह। ये एक ही साल शासन करता है, 1712 से 13 तक। बहादुर शाह के दोस्तों 4 पुत्र थे और इन 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जो बहादुर शाह की हमने बात की ना मुअज्जम, वही बहादुर शाह है। तो इनके 4 पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उस समय एक शक्तिशाली सामंत होते थे जिनका नाम था जुल्फिकार खान। उसने जहांदार शाह का साथ दिया। वैसे काफी कमजोर था ये जहांदार शाह। जुल्फिकार खान की मदद से ही इसने तीनों भाइयों को हराते हुए सबसे मतलब ये सबसे कमजोर था, तो यही शासक बन जाता है। और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख इसे बोला जाता है। लंपट मूर्ख किसको बोला जाता है? जहांदार शाह को बोला जाता है। शासक बनते ही जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान को वजीर का पद प्रदान कर दिया और वजीर बनने के बाद वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खान ही चलाने लगा था। तो बोल सकते हो कि सारी सत्ता इसी के हाथ में थी। इस दौरान जहांदार शाह लाल कुमरी नामक वैश्य के साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है। किसके साथ संबंध के कारण चर्चा में रहता है? लाल कुमरी नामक एक वैश्या थी, इसके कारण। तो जिसके कारण वह राजपाट में ज्यादा रुचि नहीं रखता और वास्तविक सत्ता कौन संभालता है? जुल्फिकार खान ही उस टाइम पे वास्तविक सत्ता चलाता है। उस टाइम में दोस्तों सैयद बंधु होते थे दो, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। कौन कौन थे? हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ये उस टाइम पे आप बोल सकते हो ये किंग मेकर होते थे, मतलब ये खुद शासक नहीं बनते थे, जिसको चाहते थे उसको ये राजा बनाते थे। तो इन्होंने फरखुशियर के साथ मिलकर जहांदार शाह की हत्या करवा दी और अगला शासक कौन बना? फरखुशियर बना। कौन बना अगला शासक? फरखुशियर, जिसने 6 साल तक शासन किया, 1713 से लेकर के 1719 तक। तो इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? सैयद बंधुओं का था, जिनका हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर। ये कौन थे? ये अवध क्षेत्र के 2 मुसलमान भाई थे, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, जिनके पास वजीर के समान शक्ति थी, अर्थात सैन्य शक्ति ज्यादातर इन्हीं के पास रहती थी, जिसके सहयोग के कारण फरखुशियर सत्ता प्राप्त कर लेता है। इसे घृणित कायर के भी नाम से जाना जाता है। किसको? फरखुशियर को क्या बोलते हैं? घृणित कायर। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना। सैयद बंधुओं को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासक निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किंग मेकर के रूप में किसको जाना जाता था? सैयद बंधुओं को जाना जाता था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में। इसी के शासनकाल में सिखों के नेता बंदा बहादुर को पकड़कर 1716 ईस्वी में इनका वध करवा दिया जाता है। तो बंदा बहादुर का वध भी इन्हीं के काल में होता है, फरखुशियर के काल में। फरखुशियर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, जिसका उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम्स हैमिल्टन ने किया था। ये एक ऐसी बीमारी से पीड़ित था, मतलब जिसका उपचार नहीं मिल रहा था कहीं पे, तो इसको एक अंग्रेजी सर्जन थे विलियम हैमिल्टन, इन्होंने इनका उपचार किया था। तो इसीलिए इसने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियायतें प्रदान की थी। काफी सारे इनको छूट वगैरह दी थी उस टाइम पे व्यापार करने की इनको। तो 1717 ईस्वी में ही अंग्रेजों को फरखुशियर ने शाही फरमान दिया था और इसे अंग्रेजी कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मतलब एक विशेष अधिकार के रूप में कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे? फरखुशियर के द्वारा दिए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये। तो शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेजों को साल के 3000 रुपए प्रति वर्ष की कीमत के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। तो किसने दी थी? फरखुशियर ने दी थी। शाही फरमान इसको बोला गया, मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता था। तो आगे देखते हैं। कुछ समय के बाद इसे महसूस होता है कि सैयद बंधु जो थे वो इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, राजकाज वो संभालने की कोशिश, मतलब संभालते तो वही थे जो किंग मेकर होते थे। तो इसको ये बात फील होती है, तो ये मेरे सोचता है कि मेरे लिए कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वह उनको रास्ते से हटाना चाहता था। परंतु हुआ इसके विपरीत। सैयद बंधुओं ने क्या किया? फरखुशियर को ही मरवा दिया और एक नए शासक का चयन किया। इसके बाद मतलब 2 नए शासक आए थे, ये भी अली इन बंधुओं द्वारा ही, अली बंधु, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, सैयद बंधुओं द्वारा इन नए शासकों का चयन किया गया था, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला।
ठीक है, दोनों की बीमारी के कारण मृत्यु हुई थी। 3-3 4-4 महीने दोनों ने शासन किया था। 1719 में ही दोनों का शासनकाल खत्म हो गया था। ज्यादा याद भी नहीं रखोगे इनके बारे में तो काम चल जाएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जिन्होंने काफी लंबे टाइम तक ये गद्दी पर बैठे थे, 1719 से लेकर 1748। ये वही मोहम्मद शाह हैं जिनको रंगीला बादशाह भी बोलते थे। तो अब सैयद बंधु क्या करते हैं, मोहम्मद शाह को शासक बनाते हैं। परंतु मोहम्मद शाह को यह आभास था कि जैसा इन्होंने मुझसे पहले के शासकों के साथ किया, यह मेरे साथ भी वैसा ही कर सकते हैं। इसलिए मोहम्मद शाह ने धोखे से सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। तो सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई थी, मोहम्मद शाह ने करवाई थी। मोहम्मद शाह की सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता और सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता था। मतलब ये थोड़ा भोग विलासी प्रवृत्ति का था, सुंदर युवतियों के प्रति ज्यादा रुझान था इसका, सार्वजनिक मामलों के प्रति इसकी उदासीनता, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देता था ये, बस अपने तक ही, अपने खुद से ही इसको मतलब था, अपने इंजॉय से इसको मतलब था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, रंगीला बादशाह बोला जाता था। तो मोहम्मद शाह ने आगे क्या किया, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। जजिया कर एक बार तो पहले मतलब अशोक सॉरी अकबर के टाइम में भी समाप्त हुआ था, और उसके बाद कई छोटे मोटे जो जगह थी वहां पे थोड़ा रहता था, तो इसने अंतिम रूप से इसको समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। इसके शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। मतलब दिल्ली पे जो उस टाइम पे शासन कर रहे थे ये मुगल, तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कई राजाओं ने, कई शासकों ने कर दिया था। जैसे कि अवध के अंदर सआदत खान ने एक नए राजा के रूप में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। हैदराबाद के अंदर निजाम उल मुल्क ने एक नए राज्य की स्थापना की थी। रुहेलखंड के अंदर वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान थे। वहीं बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। कर्नाटक के अंदर सादुतुला खान, भरतपुर के अंदर चूरामन और बदन सिंह। तो यहां से आप देख सकते हो कि थोड़ा एरिया इनका सिमट गया था, मतलब कम हो गया था, पतन हो रहा था मुगलों का। यहाँ पे काफी सारे नए राज्य स्थापित कर दिए गए थे, लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था काफी सारी जगहों पर। उनमें से इंपॉर्टेंट यही है, अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक और भरतपुर। अगर लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मोहम्मद शाह के समय ईरान के शासक थे नादिर शाह। इसने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1736 ईस्वी में ये फारस का शासक बना था, और उसके बाद 1739 में उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया कि ईरान का नेपोलियन किसे बोला गया है, तो ये नादिर शाह को बोला गया है। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद शाह उस समय कमजोर शासक के रूप में सामने आता है, और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाता है, और लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में बहुत सारा कत्लेआम मचाता है और बहुत सारा धन लूट के ले जाता है। माना जाता है कि नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ जो तख्ते ताउस था, जिसे मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, तो उसको भी वो अपने साथ ले जाता है, और साथ के साथ कोहिनूर हीरा जो सिंहासन के अंदर जड़ा हुआ था, उसको लूट कर वो फारस ले जाता है। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कोहिनूर हीरा कौन लेके गया था, तख्ते ताउस कौन लेके गया था, तो कौन थे, नादिर शाह थे। फारस ईरान ले जाते हैं ये। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था, हमने डिस्कस किया था शाहजहां। और अंतिम मुगल शासक कौन बना, ये मोहम्मद शाह थे, जो मयूर सिंहासन पर बैठे। आगे क्या होता है दोस्तों, इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अगला शासक कौन बनता है, अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754, 6 साल तक ये शासन करते हैं। तो 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह मुगल शासक बना। अहमद शाह एक अयोग्य और भ्रष्ट शासक था। ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है। कौन बनते हैं नादिर शाह के बाद, अहमद शाह अब्दाली बनते हैं। अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह के कार्यों से प्रेरित होता है, और वह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है। कौन, अहमद शाह अब्दाली। वह पहला आक्रमण कब करता है, 1748 में करता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि अहमद शाह अब्दाली के पहले आक्रमण के समय मुगलों के शासक कौन थे, तो ये कौन थे, अहमद शाह थे। तो अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में मतलब उस टाइम पे युद्ध होता है। इसकी लूट का आलम यह था कि पंजाबी में एक कहावत बन गई थी, कहावत मशहूर हो गई थी। मतलब इतना ज्यादा लूटा था इसने अहमद शाह अब्दाली ने, कि पंजाब के अंदर एक कहावत मशहूर हो गई थी। और वो कहावत क्या थी कि खादा पिता लाहेदा, रहंदा अहमद शाहेदा।
इसका मतलब क्या है कि जो खा लिया, जो पी लिया, वही जो तन को लग गया सिर्फ वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट कर ले ही जाएगा। तो इतना खौफ इसका था जनता के अंदर। तो इसके काल में, अहमद शाह के काल में बस एक यही घटना घटी थी कि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर 7 बार। आगे 1754 ईस्वी में दोस्तों आलमगीर द्वितीय ये शासक बनते हैं और ये 4 साल तक शासन करते हैं, 1754 से 1758। इसके काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, वो क्या थी? प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब की हार हो गई थी। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध याद रखिए कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आगे हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, जब हम सारे इंपॉर्टेंट युद्ध आपके लिए लेके आएंगे, उसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट युद्ध डिस्कस करेंगे। तो इसका शासनकाल 4 साल का ही था। इसके बाद शासक है शाह आलम द्वितीय, जिन्होंने 1759 से लेके 1806 ईस्वी तक शासन किया था। तो जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु होती है, तब शाह आलम द्वितीय बिहार के क्षेत्र में होता है और वहीं पे वो खुद को राजा घोषित कर देता है। परंतु उस समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय भी अपने आप को राजा घोषित कर देता है। शाहजहां तृतीय वो भी राजा घोषित करता है और ये बिहार के अंदर ये भी अपने आप को राजा घोषित करता है। तो दोनों में लड़ाई होती है और इस लड़ाई के अंदर शाह आलम द्वितीय की जीत होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसके समय में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। पहला कौन सा था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। युद्धों वाली वीडियो के अंदर सारे युद्ध हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, बस ये ओवरव्यू हम देख रहे हैं कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। पानीपत के पहले 2 युद्ध कब कब हुए थे? पहला हुआ था 1526 में, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा कब हुआ था? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के सेना के बीच में हुआ था। तीसरा जाके 1761 में हुआ था। तो आगे क्या होता है? दूसरी दूसरी घटना कौन सी थी? 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिजाउदौला, ये तीनों ने मिलकर लड़ा था। ये किसने? मुगल शासक कौन थे? शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, और अवध के नवाब सिजाउदौला थे। तो इसमें कौन जीते थे? इसमें भी अंग्रेजों को जीत मिली थी। काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था दोस्तों ये। वास्तविक सत्ता मतलब यहीं से मानी जाती है कि अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक सत्ता इसी युद्ध के बाद स्थापित की थी भारत के अंदर। तो बक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिजाउदौला और अंग्रेजों के बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हो जाती है। याद रखना दोस्तों, 1765 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद की संधि। क्वेश्चन पूछा गया है ये भी। आगे देखते हैं इसके बाद कौन आता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अकबर द्वितीय। 1806 से लेके 1837 तक इन्होंने शासन किया था। तो शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में ही 1806 में मुगल शासक बनता है। मतलब अंग्रेजों के द्वारा ही शासक बनाया गया था ये, ठीक है। उन्होंने इसको गद्दी पर बैठा दिया था कि अब शासन करो, लेकिन वास्तविक जो था वहां के सारा का सारा सिस्टम अंग्रेजों के हाथ में था उस टाइम पे। तो अब भारत में मुगलों की स्थिति काफी खराब हो गई थी और अंग्रेज उनके साथ काफी अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए, हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति अब ठीक नहीं है। इस क्रम में अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट घटना घटी थी इसके टाइम में। आगे देखते हैं, लास्ट शासक आते हैं बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया था। तो काफी स्थिति खराब हो गई थी दोस्तों इस टाइम तक। तो माना जाता है कि मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके राज्य की सीमा काफी छोटी हो गई थी। कईयों ने तो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, कई रियासतें बन गई थी, और ऐसा आलम था कि उन्हें अब लाल किले से भी बाहर निकाला जा रहा था। तो लाल किला तो सोच सकते हो कि इतने से एरिया के अंदर सिमट के रह गया था मुगल टाइम। मतलब मुगल सल्तनत पहले कितनी ताकतवर होती थी अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, बाबर के टाइम में, लेकिन यहाँ पर आते आते वो बिल्कुल एक टाइप से खत्म ही, पतन हो गया था उनका। तो आगे चलकर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति शुरू हो जाती है और क्रांतिकारियों के कहने पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, वह नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इस 1857 की क्रांति को भी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्यों हुई थी, क्या क्या कारण थे और क्या क्या परिणाम इसके निकल कर आए। तो आगे क्या हो, परंतु अंग्रेजों के सामने जब क्रांतिकारी नहीं टिक पाते हैं तो बहादुर शाह जफर पराजित हो जाते हैं। उनके पराजित होने पर अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून म्यांमार की जेल के अंदर
भेज दिया जाता है और वहीं 1862 में उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसकी? बहादुर शाह जफर की। तो बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो जफर के नाम से शेरो शायरी करता था। ये भी पूछा गया कि शेरो शायरी का मतलब शौकीन कौन से शासक थे? ये बहादुर शाह जफर थे। तो दिल्ली में अंग्रेजों द्वारा जब इसे कैद किया गया तब उस समय इसने लिखा है कि न तो मैं किसी की आंख का नूर हूं, न तो किसी के दिल का करार हूं, मैं किसी के काम आ ना सका, वह बुझता हुआ चिराग हूं। नीचे ऐसे जफर करके लिखता था। तो जफर के नाम से शायरी कौन लिखते थे? बहादुर शाह द्वितीय। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 1707 से लेकर के 1857 तक जो भी शासक आए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जो युद्ध हुए हैं, युद्धों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं 1857 की क्रांति के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 1857 तक जो था वो मुगलों का पूरी तरह से एंड हो चुका था और अंग्रेजों ने लगभग सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं, वहां से लगभग हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी 1857 से आगे। तो आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री पहले ही कवर हो चुकी है, मेडिवल हिस्ट्री हमने अब कवर करवा दी है। सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। प्लीज जाके सारी वीडियोस देखिए और अच्छे तरीके से मतलब रिवाइज कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।